नमस्कार। तारीख 5 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रियंका। गजा पर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की नई रिपोर्ट। इसराइल पर फलस्तीनियों के जनसंहार का आरोप। Israel militaries has also killed 10 of thousands of Palestinians in Gaza. इसराइल ने एमनेस्टी के दावों को बताया निराधार। इसराइली सेना ने गजा से बरामद किया एक बंधक का शव। איתי נחטף מבית הוריו בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. करेंगे विश्लेषण की एमनेस्टी की रिपोर्ट के बाद इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव अब कितना और बढ़ेगा। 1962 के बाद फ्रांस के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी पीएम मिशेल बर्निए की सरकार। फ्रांस को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ेगा अगर ये स्थिति इसी तरीके से बनी रहती है और कोई भी मेजर जो है वो स्थिरता नहीं लाता या स्टेबिलिटी वापस नहीं आती। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए प्रियंका से। पाकिस्तान के रावलपिंडी की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 9 मई 2023 को सेना मुख्यालय पर हमले से जुड़े मामले में आरोप तय कर दिए हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज अमजद अली शाह ने ये मामला गुरुवार को अदियाला जेल में सुना। इमरान खान के अलावा जिन नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं उनमें नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष उमर आयूब, नेशनल असेंबली में पीटीआई के संसदीय नेता जरताज गुल और पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदियाला जेल में मौजूद एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इमरान खान को आरोप तय किए जाते समय उनके बैरक से कोर्ट रूम लाया गया। हालांकि खान ने इन अपराधों से इनकार किया है। अधिकारी ने ये भी बताया कि जब आरोप दाखिल किए गए तब कोर्ट रूम में करीब 60 अभियुक्त मौजूद थे। इस मामले में कुल 139 अभियुक्त हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा। वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जीत मिली थी। सीरिया से आई कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि देश के मध्य में स्थित हमा शहर में सीरियाई सरकार के बलों और विद्रोही गुट के बीच भीषण संघर्ष जारी है। सीरियाई सरकार के बलों को रूस का समर्थन भी मिल रहा है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि विद्रोही लड़ाकों ने हमा शहर को 3 तरफ से घेर लिया है। विद्रोही गुट के एक कमांडर ने कहा कि उनके लड़ाकों ने शहर में घुसना शुरू कर दिया है। इस बीच कॉन्फ्रेंस कॉल पर रिपोर्टर्स से बातचीत में रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस बशर अल असद की सरकार का समर्थन करना जारी रखेगा। पेस्कोव यहाँ कह रहे हैं कि इस वक्त हम सीरिया में हो रही गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। हम अपने सीरियाई मित्रों से लगातार बात कर रहे हैं। हालात का जायजा लेने के बाद ही ये पता लग सकता है कि सीरियाई प्रशासन को चरमपंथियों से निपटने और इस खतरे को खत्म करने के लिए हमारी किस तरह की मदद चाहिए। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति युन सुक योल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए यहां एक पूर्व कोरियाई सैनिक ने सिर तक मुंडवा लिया। आज सुबह पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति कार्यालय के सामने रैली निकाली जिसमें उन्होंने युन को सत्ता से हटाने की मांग की। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री किम योंग हुन के देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुन पर आरोप है कि उन्होंने ही राष्ट्रपति युन सुक योल को 2 दिन पहले देश में मार्शल लॉ लागू करने का सुझाव दिया था। इसके बाद उन्होंने संसद में सैनिकों की भी तैनाती की थी। किम योंग हुन ने आज इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन मार्शल लॉ लागू कराने में उनकी भूमिका की जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल जुंग वोन चोल नाम के एक शख्स ने कहा,
कि प्रदर्शनकारी युन सुक योल का शासन बीत चुका है। अब सवाल ये है कि वो खुद ये पद छोड़ेंगे या फिर उन्हें लोगों के खून से खींचा जाएगा। मार्शल लॉ कुछ ऐसा है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए था। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट की शुरुआत आज इसराइल से कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में संस्था ने इसराइल पर गजा युद्ध में फलस्तीनियों पर हो रहे नरसंहार का आरोप लगाया है। हालांकि इसराइल लगातार इन आरोपों का खंडन करता रहा है। एमनेस्टी ने कहा कि उन्होंने महीनों से इसराइल के सैन्य अभियान, आधिकारिक बयानों, डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया और ये निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल, और एमनेस्टी ने ये भी कहा है मोहन कि गजा में इसराइल ने जनसंहार की कानूनी सीमा जो है वो पार कर दी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में गजा में लगातार बमबारी, कुपोषण और बीमारी के जरिए फलस्तीनियों की हो रही धीमी सुनियोजित मौत को उजागर किया गया है। एग्नेस कैलामार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल हैं। वो क्या कह रही हैं, सुनते हैं। Palestinians have been bombed, starved, repeatedly displaced. फलस्तीनियों पर बम बरसाए गए, उन्हें भूखा रखा गया, उन्हें बार बार विस्थापित होना पड़ा। इसराइल की कार्रवाइयों ने कई पीढ़ियों वाले परिवारों का सफाया कर दिया। उन्होंने फलस्तीनियों के घर और जीवन को तबाह कर दिया। उनके आसपास सब कुछ बर्बाद हो गया है। बच्चे एक असुरक्षित और अस्वच्छ माहौल में जन्म ले रहे हैं। हवाई हमलों में मासूमों की जान जा रही है। प्रियंका, बहुत विस्तृत रिपोर्ट जारी की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसा कि हम लगातार बताते रहे हैं कि फलस्तीनी कुपोषण और बीमारी के साथ बड़े पैमाने पर विनाश का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइल ने, जैसा कि आपने शुरू में बताया, जनसंहार की कानूनी सीमा पार कर दी है। Israel militaries has also killed 10 of thousands of Palestinians in ये Gaza. एग्नेस कैलामार्ड ही हैं जो कह रही हैं कि इसराइल की सेना ने गजा में हजारों फलस्तीनियों को मार दिया है। लोगों से उनकी गरिमा छीन ली गई है। उन्हें जीवन रक्षक राहत से वंचित किया गया है। जिंदा बचे लोगों का दम घुट रहा है। ये अपराध जानबूझकर किए गए थे और अभी भी किए जा रहे हैं। माफ कीजिए। जी, दक्षिणी गजा में अल मवासी में लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। अबू अनस मुस्तफ़ा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। रग़म अन्नु हज़ा क़रार अजा मुतअख़्ख़िर मिन अफ़्व अद-दौलिया वन कुन्ना नतमन्ना मिन मुनज़्ज़मत अल-अफ़्व अद-दौलिया अन तुस्दर हज़ा क़रार मिन बदरी। अबू अनस कह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये बयान काफ़ी देर से आया है और एमनेस्टी को पहले ही ये बयान देना चाहिए। युद्ध का 430वां दिन है और इसराइल युद्ध के पहले 10 दिनों से ही जनसंहार कर रहा है। इसराइल ने कहा कि अल मवासी सुरक्षित इलाका है, लेकिन पिछले 8-6 महीनों से, जब से उन्होंने घोषणा की है कि अल मवासी सुरक्षित है, ज़्यादातर लोग मारे गए हैं और जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं वो अल मवासी के ही हैं। أصدرت منظمة العفو الدولية قراراً بشأن ये याद अल अबू मुस्तफ़ा हैं और इसराइल के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान फ़लस्तीनी कूटनीति की जीत है। फ़लस्तीनी कूटनीति और फ़लस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय फैसलों पर यह आधारित है। समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी मोर्चों पर आगे बढ़े और इसराइल द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ नरसंहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाए। इसराइल की सेना का कहना है कि नई रिपोर्ट में पेश किए गए दावे पूरी तरह से निराधार हैं। यह हमेशा वो यही बात कहता रहा है। इसराइल का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है और गजा में युद्ध की शुरुआत 15 महीने पहले हमास के हमले के बाद हुई थी। इसराइल हमास के हमलों के बाद अपनी रक्षा का अधिकार रखता है। इस बीच गजा के दक्षिण में खान यूनुस में इस्राएली हवाई हमले में बच्चों समेत कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हमला अल मवासी शिविर में हुआ और इसे इस्राएली सेना द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया है। हजारों विस्थापित फलस्तीनियों ने यहां टेंट में शरण ले रखी है। एक प्रत्यक्षदर्शी हैं तलाल अहमद, वो क्या कहते हैं सुनते हैं।
तलाल अहमद कह रहे हैं कि पहले उन्होंने बिना किसी चेतावनी के एक हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी, फिर 5th स्ट्रीट पर निशाना साधा और इसके बाद एक आदमी भागते भागते चिल्लाता रहा, खाली करो खाली करो। इसके बाद सब भागने लगे। किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार हो क्या रहा है। मिसाइलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इधर इस्राएली सेना ने कहा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाकर अगवा किया था, उनमें से एक बंधक का शव गजा से मिला है। हमास ने जनवरी में कहा था कि इते और एक अन्य बंधक योसी सराबी इस्राएली हवाई हमले में मारे गए थे। आईडीएफ का मानना है कि हमले में सराबी की मौत के तुरंत बाद हमास ने इते को गोली मार दी थी। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने क्या कहा, ये सुनिए। איתי נחטף מבית הוריו בקיבוץ בארי ב7 באוקטובר. הוריו נרצחו על ידי מחבלי חמאס והוא נחטף כשהוא היה בחיים. הוא הוחזק במשך כ4 חודשים עם יוסי שרעבי זיכרונו לברכה ונוער... इते को 7 अक्टूबर को किबुत्ज बेरी में उसके माता पिता के घर से अगवा किया गया था। उसके माता पिता की हत्या हमास के आतंकवादियों ने कर दी थी और उसे अपने साथ ले गए। उसे योसी सराबी के साथ लगभग 4 महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया और जून में बचाए गए एक बंधक नोआ ने जनवरी में बताया था कि अपहरणकर्ताओं ने इते और योसी की हत्या कर दी है। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। तो हरेंद्र, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को दुनिया की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था का दर्जा हासिल है। इस रिपोर्ट के बाद जिसमें कि आरोप लगाए गए हैं कि इस्राएल ने फलस्तीनियों का जनसंहार किया, क्या अब इस्राएल पर और दबाव बढ़ेगा? देखिए, इस्राएल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसका दबाव तो उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जिस तरह की प्रतिक्रिया इस्राएल की तरफ से देखने को मिल रही है। इस्राएल ने इसको खारिज कर दिया है। इस्राएल ने बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगाए हैं, इस संगठन के ऊपर ही बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। लेकिन आईसीसी और आईसीजे के जो सब चल रहा है और जिस तरह से अरेस्ट वारंट जारी किया गया आईसीसी का, उसके बाद ये रिपोर्ट जिस तरह से आई है उसकी वजह से जो है इस्राएल पर बिल्कुल दबाव और जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है उसको बड़ी गंभीरता से इस्राएल ने लिया है और उसके बाद जो है काफी एक डिप्लोमेटिक जो कोशिश भी शुरू हो गई है कि कैसे उसको काउंटर किया जाए। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है और आपने सेना का बयान पढ़ा, यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर जो है वो जारी की गई है। कहा गया है कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक कट्टरपंथी और निंदनीय संगठन है, जो कि एक मनगढ़ंत रिपोर्ट उसकी ओर से पेश की गई है, जो कि पूरी तरह से निराधार है और ये गलत रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। इस तरह का इस्राएल विदेश मंत्रालय का दावा है और उसका कहना है कि इस्राएली जो कार्रवाई चल रही है वो पूरी तरह से अपनी दिफा में, अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो की गई कार्रवाई है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी इस रिपोर्ट के जारी करने के बाद बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसकी अपनी जो शाखा है इस्राएल में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस्राएल, उसकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। हाँ। और उसके तरफ से ये कहा गया है कि ये एक पूर्व निर्धारित, उसने कहा है कि प्री डिटर्मिन, पूर्व निर्धारित ये निष्कर्ष के तहत एक कृत्रिम जांच चलाई गई और उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की गई है वो एक टारगेट ऑडियंस को खुश करने के इरादे से पेश की गई है। तो बहुत ही जो है ये सख्त उनके तरफ से प्रतिक्रिया, उनकी अपनी शाखा के तरफ से जो है देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध बंद होना चाहिए, वहां पर बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट जो है नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर जो है काफी तबाही हुई है। लेकिन इसके बावजूद दोहरे मापदंड का भी, इस उनकी अपनी शाखा की ओर से दोहरे मापदंड का भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो आप कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है, लेकिन इस बीच गजा में बमबारी तो हो रही है, लोग भी मारे जा रहे हैं, वहां का क्या हाल है? जी देखिए, वहां के हाल तो वहां हालात लगातार जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसकी एक खास वजह यह भी है कि वहां पर राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लूट ली जा रही है। थोड़ी देर पहले माफ कीजिएगा, नहीं सुन पाया। जी मैं कह रहा हूँ, तो राहत सामग्री के ट्रक तो लूटे जा रहे हैं। जी, राहत ये इस पर इस्राएल जो है काफी जो है जोर दे रहा है और ये भी कह रहा है कि वहां पर ट्रक लूटे जा रहे हैं और हमास जो है उसके ही ज्यादातर लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इस तरह का इस्राएल की तरफ से लगातार जो है वो आरोप लग रहा है
और ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर संयुक्त राष्ट्र के संगठन है वो ठीक से काम नहीं कर रहे और बाकी भी इस तरह के जो मानवाधिकार और वो राहत सामग्री बांटने का जो काम कर रहे हैं संगठन, उनके तरफ से भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा, इस तरह का आरोप लग रहा है। लेकिन बात यह है कि वहां पर माहौल कुछ ऐसा है और जिस तरह से वहां पर वहां पर जिस तरह से लगातार हमले चल रहे हैं, जैसे आप मवासी कैंप की चर्चा कर रहे थे, दरअसल इस्राएली फौज की तरफ से बात ये कही जा रही है कि जब उनके पास कोई उस तरह का हाई टारगेट वाला कोई जो अगर टारगेट वाला कोई जो है कारकुन हमास का कारकुन जो है उनके नजर में आता है, तब वो वार्निंग नहीं देते, तब वो हमला करते हैं। और इसी तरह के हमले जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लेबनान में हो रहे थे। तो ये जो है ये उनके तरफ से तर्क दिया जाता है जब भी इस तरह का कोई हमला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र। तो इसराइल पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, हमने बताया कि उसमें क्या कुछ कहा गया है और उस पर इसराइल ने क्या जवाब दिया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में बात फ्रांस में राजनीतिक हलचल जो है उसकी। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये की सरकार गिर गई है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बर्निये को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है। मोहन, बर्निये ने अपना इस्तीफा भी हाल फिलहाल में अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सौंप दिया है। और प्रियंका, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि 1962 के बाद फ्रांस के इतिहास में ये पहला मौका है जब सरकार अविश्वास मत के जरिए गिरी है। लेफ्ट और राइट दोनों ही धड़ों के राजनीतिक दल बर्निये को हटाने के लिए एकजुट थे। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निये ने अपने बजट को बिना मतदान के पारित कराने के लिए अपनी जो विशेष ताकत है उसका इस्तेमाल किया और इससे उनके जो खिलाफ नाराजगी है वो चरम पर पहुंची। हालांकि मोहन, फ्रांस के कानूनों के मुताबिक अब अगले साल जुलाई तक कोई संसदीय चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए दबाव राष्ट्रपति मैक्रो पर ज्यादा है कि वो जल्द से जल्द अब बर्निये का रिप्लेसमेंट लाएं। और मैक्रो आज रात देश को संबोधित भी करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान वो दरअसल सऊदी अरब के दौरे पर थे। तो बड़ी तादाद में सांसदों ने बर्निये के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस का ये जो ताज़ा घटनाक्रम है ये देश में पहले से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाएगा। और इसी साल फ्रांस में संसदीय चुनाव तो हुए थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी एक गठबंधन को साफ बहुमत नहीं मिला। बिल्कुल। और बर्निये के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया उसे पास करवाने के लिए केवल 288 वोटों का ही पड़ना जरूरी था, लेकिन 331 वोट इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में डाले गए। यानी अब बर्निये को पीएम पद से इस्तीफा देना जो बिल्कुल था वो के लिए जरूरी हो गया था। अब हालांकि एक बात यह है कि जब तक राष्ट्रपति मैक्रो अगला नाम तय नहीं करते तब तक जो बर्निये है वो केयर टेकर प्रधानमंत्री रहेंगे। फ्रांस के वामपंथी दल ला फ्रांस इंसoumise की सांसद नताली ने कहा कि मैक्रो ने बर्निये को प्रधानमंत्री नियुक्त करके ही बहुत बड़ी गलती की थी। Michel Barnier was appointed even though his political party only got 6%. नताली यहाँ कह रही हैं कि मिशेल बर्निये की पार्टी को जुलाई में हुए चुनाव में केवल 6% से भी कम वोट मिले थे। इसके बावजूद उन्हें पीएम नियुक्त किया गया, इसलिए वो एक नाजायज प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार गिर गई। चूंकि न्यू पॉपुलर फ्रंट ने लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जीत दर्ज की थी, इसलिए उसकी सरकार बनाना ही तार्किक और लोकतांत्रिक फैसला होता। लेकिन इमैनुअल मैक्रो ने ऐसा नहीं किया, जो कि एक लोकतांत्रिक भूल और राजनीतिक विफलता थी। वहीं जो फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता हैं मरीन ले पेन, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा लिया और कहा कि अल्पमत वाली सरकार ने संकट से बचने के लिए बजट में पर्याप्त रियायतें देने से इनकार किया था। और उन्होंने कहा कि बर्निये का बजट फ्रांस के लोगों को बंधक बना देता। Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français. मरीन ले पेन का यहाँ कहना है कि ये बजट फ्रांस की जनता को बंधक बना देगा, खासतौर पर वे लोग जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, जैसे पेंशनर, बीमारी से ग्रसित लोग या गरीब मजदूर।
तो वोटिंग के बाद भी मरीन ले पेन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक फैसला लेना था और हमने जो चुनाव किया है वो फ्रांस के लोगों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर तरफ बर्निए को हटाए जाने की तारीफ हो रही है। जैक्स मेयार्ड फ्रांस की नेशनल असेंबली के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने बीबीसी से कहा कि फ्रांस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। I think that in fact we are heading a regime crisis. जैक्स मेयार्ड कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम सरकार के संकट की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको साफ बता दूं कि जिन्होंने बर्निए की सरकार को गिराया है वो चाहते क्या हैं। दरअसल वो राष्ट्रपति मैक्रो से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो मैक्रो को बाहर करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और इसलिए आप देख सकते हैं कि हम बहुत मुश्किल समय में जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है मोहन कि सिर्फ 3 महीने पहले ही बर्निए को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया था। फिर उनकी सरकार इतनी जल्दी कैसे गिरी और फ्रांस में असल में क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूरोपियन स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर शीतल शर्मा से बात की। इस राजनीतिक संकट की जो मध्य में है, अगर इसके कोर में देखा जाए तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। हुआ क्या कि जब यहाँ पे जुलाई में इलेक्शन हुए थे, जब स्नैप इलेक्शंस जो थे मैक्रोन ने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने घोषित किए थे, तो सबसे बड़ा तो वही एक पहला ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल मूव था, बहुत गलत था। किसी भी पार्टी को कुल मिलाकर जो था बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। जब बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो इसमें एक ऐसा कोएलिशन बनाया गया जिसमें कि मैक्रोन ने एग्री किया कि मैं बार्नियर को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देता हूँ। मिशेल बार्नियर कौन थे? इन्होंने पहले जब ब्रेक्जिट हुआ था तो उस टाइम यूरोपियन यूनियन की तरफ से नेगोशिएट भी किया था और इन्होंने क्या किया कि सेंट्रिस्ट पार्टी और जो बाकी लेफ्टिस्ट पार्टीज थी उनको मिलाकर एक नया फ्रंट बनाकर, हालांकि मेजोरिटी फिर भी नहीं मिली थी बट एक तरह से ज्यादा नंबर होकर इन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली थी। पर क्या हुआ कि इनके यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसमें कि यदि आप कुछ आगे एक्शन लेना चाहें तो लॉ मेकर्स को एक पावर होती है कि वो उसको वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि फ्रांस जो है वो बजट घाटे के उससे गुजर रहा है और अगर ये नहीं इसमें से उभर पाता है, इसमें से अगर नहीं निकल पाता है तो आपको जो है कुछ सैंक्शंस लग सकते हैं या आपको कुछ कटौती करनी पड़ेगी। तो इसको देखते हुए बार्नियर ने क्या किया कि बजट प्रस्ताव रखा। उन्होंने बजट पेश करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने 2 चीज की। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है टैक्स बढ़ाएंगे और दूसरा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको कम कर देंगे। और दोनों ही चीजों को जो था वो लेफ्टिस्ट तो कर ही रहे थे क्रिटिसाइज, वो राइटिस्ट भी क्रिटिसाइज करने लग गए। इससे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर क्या असर होगा और ये उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इसकी 2 चीजें हैं कि इससे मैक्रोन को असर इस तरीके का होगा क्योंकि फ्रांस को होगा। फ्रांस को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ेगा अगर ये स्थिति इसी तरीके से बनी रहती है और कोई भी मेजर जो है वो स्थिरता नहीं लाता या स्टेबिलिटी वापस नहीं आती। मैक्रोन खुद तो 27 तक प्रेसिडेंट है ही हैं, हालांकि उन पे प्रेशर है, उनको ये कहा जा रहा है कि भैया आप रिजाइन कीजिए, नई सरकार आई वो ऐसे कार्य करिए जिसको कि नाइदर राइट नॉर लेफ्ट या जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो है मैक्रोन जिम्मेवार ठहराए जाते हैं राजनीतिक संकट के लिए। पूरे यूरोप पर फ्रांस के इस राजनीतिक घटनाक्रम का क्या असर आप देखते हैं? देखिए, यूरोप पे घटनाक्रम का ये असर होगा कि यूरोप जो खुद है, यूरोपियन यूनियन की बात मैं करूंगी पहले। यूरोपियन यूनियन खुद ही जो है वो बहुत ही एक क्राइसिस के दौर से गुजरता ही रहता है। पहले तो देखिए आप 2010 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद माइग्रेशन क्राइसिस शुरू हो गया, फिर ब्रेक्जिट हो गया, ब्रेक्जिट के बाद उसी दौरान कोविड आ गया, कोविड के कारण आर्थिक मंदी आ गई, आर्थिक मंदी के बाद आप किसी दौर से गुजरते हैं, किसी तरीके से निकलते हैं तो यूक्रेन क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है वो कितना भी पास्ट में ले जा सकते हैं, बट मैं कहूंगी कि पिछले कुछ दशकों से बहुत सी क्राइसिस और संकटों से गुजर रहा है। हालांकि हर बार कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की क्षमताओं के अनुसार वो इन संकटों से उभर भी जाता है। पर अगर अभी की बात करें हम तो ये देखा जाएगा कि फ्रांस जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की। जर्मनी भी कुछ हद तक अभी पॉलिटिकल राजनीतिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी फ्रांस में भी यदि ये हो जाता है, फ्रांस का वित्तीय घाटा बढ़ता जाता है, तो इसका असर जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ब्रेक्जिट पहले ही हो चुका है, एक तीसरी बड़ी इकाई थी यूरोपियन यूनियन की वो बाहर हो चुकी है। यहाँ पे केवल 2 बड़े देश जो है वो कमान संभाले हुए हैं, बाकी जो दूसरे मीडियम रंग के या लोअर रंग के कंट्रीज हैं वो तो सारे इसी बजट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये मुश्किलात आ जाएगी कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को जो है आर्थिक आप कहिए संरचना के ऊपर इसका असर पड़ेगा।
तो ये बता रही थी शीतल शर्मा कि आखिरकार फ्रांस में चल क्या रहा है और किस तरह से राजनीतिक संकट का दौर वहां पर चल रहा है। पॉडकास्ट में आगे क्या सुनेंगे? ABO और RH सिस्टम के हिसाब से 8 ब्लड ग्रुप्स के बारे में लोग ज्यादातर जानते हैं। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं आज हम आपको आगे पॉडकास्ट के हिस्से में बताने वाले हैं। अचानक आज हम अपने लिसनर्स के पास चल रहे हैं और जो सबसे पहली टिप्पणी मेरे सामने दिख रही है ना, वो कुलदीप सिंह जाखड़ की है। कह रहे हैं कि अब कह सकते हैं कि BBC कलेक्टिव न्यूज़ अब भारत की खबरें विश्व के संदर्भ के आधार पर बनाता है। एक और कमेंट मैं लेना चाहूँगा राकेश दुबे का। BBC अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है भारत में। इंतज़ार अंजुम कह रहे हैं कि इस प्रकार के समाचार देना सरकार से पंगा लेना होगा। इसके अलावा नाम देखिए, जफ़र साहब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत में है, वहाँ खूब भ्रष्टाचार करने और पेंशनरों के फंड में घपला करने के बाद भी कुछ कह रहे हैं। और जगदीश वर्मा कह रहे हैं कि फ्रांस भी भारत की तरह राजनीतिक झगड़े का शिकार हो गया। हमारे बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने हमारे कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिए। और साथ में कुछ हमारे लिसनर ये कहते हैं कि कम से कम समाचार जो न्यूज़ है, समाचारों को आप ज़्यादा जगह दे पाते हैं। आज ज़रा इसकी भी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे क्या बिल्कुल। हाँ। जहाँ मैं देख रही हूँ कि शंभू शरण जो है वो ये कह रहे हैं कि आज उन्हें कार्यक्रम के कैप्शन का फोटो देखकर, यानी जो हमने थंब लगाया है वो देखकर बहुत उन्हें दुख हो रहा है। और थॉट्स क्रिएट रियलिटी नाम के एक यूज़र हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पर भी हिंदुओं के जनसंहार के आरोप तय होने चाहिए। वहीं मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। और कैप्टन शमशाद आलम कह रहे हैं कि गजा में ट्रक और राशन को लूटने वाले इसराइल और उसके चमचे हैं। राकेश दुबे की एक टिप्पणी और ले लूं क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से हम कमेंट्स ना ले पाएं। कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, BBC देश के अंदर की खबरें प्रसारित नहीं करेगा। मतलब भाई अंदर की खबरें हमारी पास, अगर खबरों की बात करें, कल हमने फडणवीस की खबर की, तो हम तो देश की खबर भी करते हैं, बड़ी खबर, और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जरूर करते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। प्रियंका, एक बात बताइए, क्या आपके पास कभी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं कि ब्लड डोनेट कर दो, ब्लड डोनेट करने से जुड़ा कोई मैसेज आता है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया ही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा ब्लड ग्रुप भी होता है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि हर किसी को भी वो ब्लड दे सकता है? आपको क्या ये पता है कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी होता है जो रेयर या बहुत ही कम पाया जाता है और उसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है? अच्छा, तभी इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास जब कोई मैसेज आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि रिक्वायर्ड बी पॉजिटिव या A-। तो रेयर ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो आज ज़रा सुमिरन से समझते हैं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, और यही है आज का फिट जिंदगी। ABO और RH सिस्टम के हिसाब से 8 ब्लड ग्रुप्स के बारे में लोग ज्यादातर जानते हैं। मसलन A नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव, AB नेगेटिव AB पॉजिटिव और O नेगेटिव और O पॉजिटिव। ABO ब्लड सिस्टम और RH ब्लड सिस्टम मेजर कैटेगरी के ब्लड सिस्टम्स होते हैं। ये ब्लड ग्रुप आमतौर पर पाए जाते हैं, लेकिन इस मेजर ब्लड ग्रुप के साथ साथ माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स भी होते हैं। हालांकि ये ब्लड सिस्टम मेजर सिस्टम की तुलना में कम लोगों में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT के अनुसार 47 ऐसे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को रजिस्टर किया गया है और कुछ सिस्टम तो अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं। अब एक सवाल, भारत में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है और कौन सबसे दुर्लभ? इसके बारे में बता रहे हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के चेयरपर्सन डॉक्टर विवेक रंजन। नॉर्थ इंडिया में जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप मिलता है वो है B ब्लड ग्रुप, और साउथ इंडिया में अगर चले जाएं तो वहाँ पे O ग्रुप ज्यादा कॉमन है। इंडिया में देखिए जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो AB है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो जितने भी तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो करीब 95% पॉपुलेशन में मिलते हैं इंडिया में, और RH निगेटिव जो ब्लड है वो 5% और लेस देन 5% पॉपुलेशन में मिलते हैं इंडिया में। अब बात रेयर ब्लड ग्रुप्स की। पहले बात RH नल ग्रुप की। ये खून का एक रेयर टाइप है जो दुनिया में कम लोगों में पाया जाता है। इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। अब तक पूरी दुनिया में इस तरह के 50 के आसपास मामले ही सामने आए हैं।
दूसरा ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इसकी खोज भारत में 1950 के दशक में हुई थी। इसकी खोज महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे में हुई थी, वर्तमान में जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं। ICMR का कहना है कि अब तक बस 100 से थोड़े ज्यादा बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर्स को रेयर डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर किया गया है। अब ब्लड ग्रुप जानना जरूरी क्यों है? पहला कारण, इलाज वक्त पर हो। दूसरा कारण, आप सुरक्षित रहें। अगर आपको किसी को खून चढ़ाना है तो उसको उसी के ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाना होगा, वरना जान पर बन सकती है। अब आखिर में जान लेते हैं कौन से हैं यूनिवर्सल डोनर और कौन से हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेड क्रॉस के मुताबिक O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और अगर किसी का AB पॉजिटिव ब्लड टाइप है तो वो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो प्रियंका, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ, मेरा, यानी कि आप खून दे सकती हैं। बिल्कुल। और मेरा है B पॉजिटिव, और ये ब्लड ग्रुप बहुत ही हर जगह मिलता है। मतलब आप हर तीसरे आदमी को से पूछेंगे तो B पॉजिटिव निकलेगा, और शायद इसीलिए मैं खुद B पॉजिटिव हूँ। आज न्यूज़ पॉडकास्ट में इतना ही। मुलाकात होगी कल। मुझे और प्रियंका को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।